सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे भविष्य के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर लगे आरोप और जजों की निष्पक्षता संबंधी मुद्दे पर। आपको पता है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने जस्टिस एनवी रमन्ना पर कुछ आरोप लगाए हैं और जस्टिस एनवी रमन्ना भविष्य के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकते हैं। इसी के संदर्भ में इस टॉपिक को हम कवर करने का प्रयास करेंगे। आइए थोड़ा बैकग्राउंड के साथ इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के परिवर्तन से अर्थात उसको इफेक्टिव करने से कलकत्ता में जो है कि एक सर्वोच्च न्यायाधिकरण अर्थात सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर की स्थापना की गई। यह जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर बना, यह सर्वोच्च न्यायाधिकरण बना, यह बंगाल, बिहार और उड़ीसा में सभी मामलों की सुनवाई कर सकता था। इसी प्रकार के जो सर्वोच्च न्यायालय बने वह आगे चलकर मद्रास और बंबई में भी बने, और मद्रास में बना यह 1800 में और बंबई में बना यह 1823 में। भारत उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 आया और उसके तहत विभिन्न प्रांतों में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई, अर्थात कहा यह गया कि सभी राज्यों में उच्च न्यायालय बनाए जाने चाहिए। लेकिन जो पहले से सर्वोच्च न्यायालय बने थे कलकत्ता, मद्रास और बंबई में, इनको समाप्त कर दिया गया और भारत उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत नए न्यायालय स्थापित करने की बात की गई। 1861 के अधिनियम के तहत स्थापित उच्च न्यायालयों को भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना तक सभी मामलों या विवादों में सर्वोच्च न्यायालय का गौरव प्राप्त था। आसान संदर्भों में समझिए इसको कि 1861 में जो यह अधिनियम आया, इसके तहत जो हाईकोर्ट बनाए गए प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय, वह अपने राज्य के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय थे। तो यही कहा जा रहा है कि जब तक 1935 का नियम नहीं आया था और इसके तहत जब तक हमने संघीय न्यायालय अर्थात फेडरल कोर्ट की स्थापना नहीं कर ली थी, तब तक यह जो राज्य उच्च न्यायालय थे अपने आप में सर्वोच्च थे। लेकिन जब हमने संघीय न्यायालय की स्थापना कर दी तो यह उच्च न्यायालयों के निर्णय के खिलाफ अपील स्वीकार कर सकता था और इसी के साथ साथ यह प्रांतों और राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों का भी समाधान कर सकता था। तो इस तरह से एक जो हम वर्तमान कंडीशन देखते हैं, इसकी रूपरेखा 1935 का जो एक्ट है इसके तहत स्थापित कर दी गई थी। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और भारत का सर्वोच्च न्यायालय भी क्या हुआ, अस्तित्व में आया। इसकी जो पहली बैठक हुई थी वह हुई थी 28 जनवरी 1950 को। यह जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, इसे संविधान का निर्वचन करने अर्थात व्याख्या करने, मूल अधिकार की रक्षा करने, न्यायिक समीक्षा करने अर्थात जो विधियां बनाई जा रही हैं वह संविधान और जो है कि नियम कानूनों जो नियम और कायदे होते हैं उनके अगेंस्ट में तो नहीं है, इसकी न्यायिक समीक्षा करने की शक्ति भी है। साथ ही साथ जो भी संघ और राज्यों के मध्य विवाद उत्पन्न होते हैं या राज्यों के मध्य विवाद उत्पन्न होते हैं, इनको भी सॉल्व करने की या इनका समाधान करने की भी सर्वोच्च शक्ति किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। और इसके द्वारा जो बनाए गए कानून होते हैं वह भारत के सभी न्यायालयों पर क्या होते हैं, बाध्यकारी होते हैं। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, स्वतंत्रता, उसके अधिकार क्षेत्र और शक्तियों एवं प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है और प्रयास यह किया गया है कि शक्ति का पृथक्करण रहे और स्वतंत्र न्यायपालिका अब जो है कि किसी भी दबाव, किसी भी भय से मुक्त होकर कार्य कर सके। मूल रूप से सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों की संख्या थी
वह 8 थी, अर्थात इसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते थे और 7 अन्य न्यायाधीश होते थे। संसदों की यह जो न्यायाधीशों की संख्या है, इसको बढ़ाने की शक्ति संसद के पास है और इसी के तहत सर्वोच्च न्यायालय और न्यायाधीशों की संख्या 2019 के विधेयक द्वारा न्यायाधीशों की संख्या 31 से बढ़ाकर 34 कर दी गई है। इसका मतलब क्या है कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और 33 क्या होंगे, अन्य जज होंगे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य जो न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से सलाह ले सकते हैं। 1950 से लेकर 1973 तक, अर्थात स्थापना से लेकर 1973 तक जो सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होते थे, उन्हीं को मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता था। लेकिन 1973 में 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों के जो वरीयता क्रम था, उसका उल्लंघन करते हुए एन रे को जो है कि भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। अर्थात ये जो पहला मामला था, जब क्या किया गया था, जो वरिष्ठता का जो क्रम था उसका उल्लंघन किया गया और एन रे को क्या किया गया, मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। वर्ष 1977 में भी वरिष्ठता के नियम का उल्लंघन करते हुए 10 वरिष्ठतम न्यायाधीशों को छोड़ते हुए एम यू वेक को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया। लेकिन यह जो किया जा रहा था, इससे सभी लोग खुश नहीं थे और खासकर न्यायपालिका भी खुश नहीं थी। इसीलिए द्वितीय न्यायाधीश मामला जब 1993 में आता है, तो सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही भारत का CJI अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त किया जाना चाहिए। वर्तमान समय में जस्टिस SA बोबड़े भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं। इनका जो कार्यकाल है अप्रैल 2021 तक है। इसके बाद जो वरिष्ठता के क्रम में नाम आता है, वह नाम है जस्टिस NB रमन्ना जी का, और यह क्या हो सकते हैं, 48वें मुख्य न्यायाधीश हो सकते हैं। और यह जो जस्टिस NB रमन्ना हैं, इन्हीं पर क्या है, कुछ आरोप लगाए गए हैं। 27 जून 2000 में वो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में स्थायी जज के तौर पर नियुक्त हुए थे। बाद में वह जो है कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के कार्यकारी एक्टिंग चीफ जस्टिस रहे। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट में भी वह चीफ जस्टिस नियुक्त हुए और 17 फरवरी 2014 को उनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया। वह 26 अगस्त 2022 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं और इस तरह से उनका लगभग 2 साल का कार्यकाल बचा है। इन्हीं 2 साल के कार्यकाल में वह जस्टिस SA बोबड़े के बाद जो है कि भारत के मुख्य जो है कि न्यायाधीश बन सकते हैं, अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस SA बोबड़े को एक चिट्ठी लिखकर सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस NB रमन्ना की शिकायत की है और उन्होंने आरोप लगाया है कि जस्टिस NB रमन्ना आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की सुनवाई में दखल दे रहे हैं। रेड्डी ने आगे भी कहा है कि न सिर्फ जो है कि यह जो न्यायाधीश हैं जस्टिस NB रमन्ना हाई कोर्ट के कामकाज में दखल दे रहे हैं, बल्कि वह सुनवाई को प्रभावित करने और तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलकर उनकी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं। यह आरोप लगाया गया है, यह मैं नहीं कह रहा हूं, ध्यान रखिएगा। ये किसके द्वारा कहा गया है, वहां के मुख्यमंत्री के द्वारा, और उन्होंने इस प्रकार के आरोप लगाए हैं। जगनमोहन रेड्डी ने 8 पेज का एक पत्र लिखा है, जिसे 10 अक्टूबर को जगनमोहन रेड्डी के मुख्य सलाहकार अजय कल्लम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चिट्ठी की बातों को सार्वजनिक किया। और जो अजय कल्लम हैं वह चंद्रबाबू नायडू के मुख्य सचिव रह चुके हैं और इस तरह से जो बात जगनमोहन रेड्डी कहना चाहते थे अपने जो है कि पत्र के माध्यम से, उस चीज़ को मीडिया के सामने लाकर कहा गया है। अजय कल्लम अर्थात जो कि इनके मुख्य सलाहकार हैं, इन्होंने कहा कि जगन सरकार ने जांच से यह स्थापित किया है कि चंद्रबाबू नायडू और उनके सहयोगियों ने 2014 से 2019 के बीच अवैध तरीके से अकूत संपत्ति दर्ज की हासिल की। तो आपको पता है कि यह जो चंद्रबाबू नायडू हैं, इससे पहले वो क्या थे, वहां के मुख्यमंत्री हैं। तो इनका कहना है कि जगन सरकार जो वर्तमान सरकार है, इसने अपनी जांच में पाया है कि चंद्रबाबू नायडू और उनकी सहयोगियों ने 2014 से 2019 के बीच अवैध तरीकों से अकूत संपत्ति दर्ज की। जगनमोहन
रेड्डी का कहना है कि जस्टिस रमन्ना की दो बेटियों ने अमरावती में राजधानी बनने की घोषणा से पहले जमीन खरीदा, जिसका जो ट्रांजैक्शन है वह संदिग्ध है। अर्थात कुल मिलाकर यह कहना चाहते हैं ये अपने पूरे आरोप में कि जस्टिस रमन्ना और जो चंद्रबाबू नायडू हैं उनके जो रिश्ते हैं वो करीबी हैं, और इस तरह से वो क्या करना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि जो जस्टिस रमन्ना की भूमिका है वह संदिग्ध है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो है कि वहाँ के मुख्यमंत्री कह रहे हैं। जगन सरकार ने चंद्रबाबू नायडू सरकार के दौरान अमरावती कैपिटल रीजन में हुई कथित अनियमितता और जमीन खरीद को लेकर एक 10 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया था। जगन सरकार का कहना है इसके बाद से जस्टिस रमन्ना राज्य में न्यायिक प्रशासन को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, और इनका इशारा क्या है कि चूंकि यह जो एसआईटी गठित की गई थे इसमें जो उनके परिवार का भी नाम आ रहा है, इसलिए वो प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। कल्लम ने जगन की तरफ से कहा है कि जस्टिस रमन्ना ने राज्य की अदालतों में न्यायिक नियुक्तियों को प्रभावित किया है। जगन का आगे कहना है ऐसा इसलिए किया गया ताकि भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे तेलुगु देशम पार्टी के नेताओं के पक्ष में फैसला दिया जा सके। अर्थात इनका आरोप है कि अपने जो है कि पहचान के अपने पसंद के न्यायाधीशों को इन्होंने नियुक्त करवाया है, जिससे उनके जो विधायक हैं, उनके जो नेता हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप चल रहे हैं, उनकी सुनवाई का फैसला उनके पक्ष में आ सके। जगन ने अपने रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि जस्टिस रमन्ना ने सरकार को हाईकोर्ट बार के 11 सदस्यों के पैनल से 6 को चुनने में मदद की, और जिन्हें बाद में जज के रूप में पदोन्नत किया गया, अर्थात उन्हें बढ़ाया गया। जगन का कहना है कि जस्टिस रमन्ना द्वारा हाईकोर्ट की जो पीठ है उसको प्रभावित करने के साथ ही जजों के रोस्टर को भी प्रभावित किया गया। रोस्टर का मतलब कि कौन सा केस किसके पास जाएगा, इसको भी प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है जस्टिस रमन्ना के द्वारा, यह कह रहे हैं जगन मोहन रेड्डी। जगन ने कहा है कि बीते 18 महीनों में जगनमोहन रेड्डी की सरकार ने जो महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं उनकी अनदेखी करते हुए लगभग 100 आदेश पारित किए गए हैं या उन फैसलों पर रोक लगा दी गई है, और इसी से वह क्या है, नाराज हैं। जगन का आरोप है कि जमीन खरीद को लेकर राज्य के पूर्व एडवोकेट जनरल श्रीनिवास पर जांच बैठाई गई, उस पर हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया, जबकि एंटी करप्शन ब्यूरो ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। आगे कहते हैं कि पूर्व की चंद्रबाबू नायडू सरकार ने अमरावती को आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाने का फैसला लिया था, लेकिन जगन सरकार ने 3 राजधानी विशाखापट्टनम, कुर्नूल और अमरावती को बनाने का फैसला लिया, और इसके खिलाफ जब याचिकाएं हाई कोर्ट में लगाई गई, हाई कोर्ट ने इसके खिलाफ यह जो विकेंद्रीकरण करने का इन्होंने प्रयास किया, इस पर भी क्या कर दिया, रोक लगा दिया। और इन सभी चीजों के पीछे भूमिका किसकी देख रहे हैं, वो जस्टिस एन.वी. रमन्ना के। जगन सरकार ने राज्य चुनाव आयुक्त एन रमेश कुमार को पद से हटाने का निर्णय लिया। हाई कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि एन रमेश कुमार को फिर से राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया जाए। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि बार बार जो है कि वह जो प्रयास कर रहे हैं उसमें जो कोर्ट है वह उनके खिलाफ डिसीजन दे रहा है। इससे उनको यह लग रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है वह सब जस्टिस एन.वी. रमन्ना की वजह से हो रहा है। जगन सरकार ने स्थानीय निकायों पिछड़ी जाति का कोटा 27% से बढ़ाकर 34% करने का निर्णय लिया, जिस पर कोर्ट ने रोक लगा दी। मार्च 2017 में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस चमलेश्वर ने एक पत्र लिखकर कहा था कि जस्टिस एन.वी. रमन्ना एवं चंद्रबाबू नायडू के बीच अच्छे रिश्ते हैं। उन्होंने आगे यह भी कहा था कि यह न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच गैर जरूरी नजदीकी का सबसे बड़ा उदाहरण है। तो अब क्या जो ये जस्टिस चमलेश्वर के द्वारा ये बात की गई थी उसी को जगन सरकार ने नए तरीके से पेश किया है कुछ अन्य चीजों के साथ। जगन ने जस्टिस रमन्ना पर आरोप लगाते हुए कहा कि मैं ये बयान पूरी जिम्मेदारी से दे रहा हूं, मैं बस नोटिस में ला रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के सम्मानित पूर्व न्यायाधीश जस्टिस चमलेश्वर ने ये बात सबूत के साथ ऑन रिकॉर्ड दर्ज की है, और इस तरह से जो जस्टिस एन.वी. रमन्ना है वह जो यहाँ के अर्थात आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट को प्रभावित कर रहे हैं उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
तो यह वह आरोप थे जो जगन सरकार ने जस्टिस एन.वी. रमन्ना पर लगाए। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है, उसे भी हमें थोड़ा समझना है। वर्ष 2016 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई, जिन नेताओं पर आरोप सिद्ध हो चुके हों, जो दोषी हों या जिन पर कोई आरोप लगाए गए हों, ऐसे मामलों को निपटाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाना चाहिए। तो जो सीजीआई रंजन गोगोई थे, उन्होंने इसकी सुनवाई की। उनके रिटायरमेंट के बाद यह मामला आया एस.ए. बोबड़े की बेंच के पास और उन्होंने इसे क्या कर दिया, जस्टिस रमन्ना को सौंप दिया। 4 मार्च 2020 को जस्टिस रमन्ना ने इस पर सुनवाई की और लंबित मामलों की हाई कोर्ट से डिटेल मांगी। डिटेल से पता चला कि 4,482 केस विधायकों और सांसदों के खिलाफ हैं। उनमें से 2,556 तो वर्तमान के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके खिलाफ हैं। अब जब यह आंकड़ा आया तो उसके बाद 16 सितंबर को जस्टिस रमन्ना की बेंच ने हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के अधीन एक स्पेशल बेंच गठित करने का कहा और इसी के साथ जो है कि सीबीआई की विशेष अदालत से 9 अक्टूबर को जगन के मामले में फिर से सुनवाई करने की बात उन्होंने कहा और 10 अक्टूबर को क्या होती है, चिट्ठी वापस आ जाती है। अब देखिए है क्या कि जगन मोहन रेड्डी पर भ्रष्टाचार और अनियमितता के कई आरोप हैं। सीबीआई के साथ ईडी ने भी 5 केस जगमोहन के खिलाफ जो है कि दर्ज कर रखे हैं और वह 16 माह जेल में भी रह चुके हैं। तो जब यह पूरा मामला उनके पास आया, जस्टिस रमन्ना के पास आया, तो उन्होंने सीबीआई की विशेष अदालत से कहा कि वह क्या करे, वह मामले की फिर से सुनवाई करे, उस केस को आगे बढ़ाया जाए। और उसके एक दिन बाद क्या होता है, ये चिट्ठी बाहर आती है। तो कई लोगों का कहना है कि जगन सरकार वह इसलिए ऐसा कर रही है ताकि जो न्यायिक प्रक्रिया है उसको प्रभावित किया जा सके। आजाद भारत के इतिहास में यह पहला अवसर है जब किसी मुख्यमंत्री ने भविष्य के सीजेआई अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ इस प्रकार का कोई मोर्चा खोला है। लेकिन यह सिर्फ मोर्चे की बात नहीं है, यह दरअसल डेमोक्रेसी और लोकतंत्र की स्वतंत्रता और उसका जो एक सम्मान है उसके भी कहीं ना कहीं ये खिलाफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन हमें थोड़ा सा यहाँ पर धैर्य रखने की जरूरत है और ये देखने की जरूरत है कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या आता है। इस विवाद से लोगों का ये तो जरूर है कि जो न्यायालय पर भरोसा है वह प्रभावित हो सकता है। इसीलिए कई लोगों ने जगन सरकार के खिलाफ जो है कि कोर्ट में भी अपील की गई। साथ ही साथ यह विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का भी उल्लंघन करता है। हमें पता है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता लोकतंत्र का आधार स्तंभ है, इसलिए न्यायपालिका को सरकार के विभागों से जो है कि या उसके हस्तक्षेप से मुक्त होना चाहिए। इसके निर्णय और आदेश कार्यपालिका के हस्तक्षेप से मुक्त होने चाहिए और न्यायाधीशों को भय और पक्षपात से मुक्त होकर क्या करना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए। अब देखिए इसमें हम लोग कोई स्टैंड नहीं ले सकते, ये विवाद है। ये सभी चीजें हमने आपको बता रही कि इसमें जब भी अब क्या होगा, कोई सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा या इस विवाद पर जब भी कोई अपडेट आएगा तो मैं जरूर आपको बताऊंगा। इसलिए मैं आपसे एक अपील करूंगा कि इस पर किसी प्रकार का कमेंट करने का प्रयास मत करिएगा, खासकर कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जो चीजें आएंगी, जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाते, जब तक कोई स्पष्टीकरण नहीं आ जाता, तब तक हमें इन चीजों से बचना होगा, अर्थात किसी भी प्रकार की धारणा बनाने से बचना होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।